Let's start. Here comes once again Saurav Kumar and will be teaching you DBMS, that is Database Management and Management System. और इसमें जो हम लोगों ने नया यूनिट शुरू किया था, नया चैप्टर शुरू किया था, रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल में जो है कौन कौन सी चीजें हैं इसको हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या किया है, थोड़ा सा उसका भी रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो यही था कि रिलेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशंस हमने किया था, रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट्स किया था, कंस्ट्रेंट्स क्या होता है ये हमने देखा था। कंस्ट्रेंट्स के बाद हमने ये भी देखा था कि कंस्ट्रेंट्स के टाइप्स होते हैं। तो उसमें जो है डोमेन कंस्ट्रेंट और की कंस्ट्रेंट, हमने डोमेन कंस्ट्रेंट्स कर लिया था, की कंस्ट्रेंट्स में आगे और करना था। तो की कंस्ट्रेंट्स और डोमेन कंस्ट्रेंट्स में जो है हमें आगे क्या क्या करना था वो हम लोग आज देखेंगे। डोमेन कंस्ट्रेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि डोमेन कंस्ट्रेंट्स उसे कहते हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर डोमेन पर उसका जो उस पर अवरोध अगर लगाया जाए तो उसको डोमेन कंस्ट्रेंट बोलते हैं। जैसे कि डोमेन कंस्ट्रेंट स्टेट्स दैट द वैल्यूज ऑफ ईच एट्रीब्यूट मस्ट बी एन एटॉमिक वैल्यू। तो जो वैल्यू है हमेशा ये याद रखना है कि जो भी आपका डोमेन कंस्ट्रेंट्स के अंदर क्या आता है, वैसी चीजें, वैसे वैल्यूज जो कि हर एट्रीब्यूट का अलग हो, एटॉमिक हो, है ना। मतलब एक ही आपका हर एक एट्रीब्यूट का एक ही वैल्यू। तो ये चीजें हम लोग देख चुके हैं। फ्रॉम द डोमेन डोम ए फॉर द एट्रीब्यूट डोमेन इज द गिवन अ नेम, अ डेटा टाइप एंड अ फॉर्मेट। तो डोमेन को एक डेटा टाइप दिया जाता है, एक फॉर्मेट दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एग्जांपल भी लिया है, इंटीजर्स है तो यहाँ पे शॉर्ट इंटीजर्स, इंटीजर के भी कई सारे आयाम होते हैं। जैसे कि शॉर्ट इंटीजर होता है, लॉन्ग टाइप इंटीजर होता है, इंटीजर होता है। रियल नंबर्स है तो उसमें भी दो चीजें होती है, फ्लोट होता है, डबल होता है ना, डबल प्रिसीजन फ्लोट जिसको बोलते हैं। तो कैरेक्टर्स में भी होता है, नेम होता है, कोई और स्ट्रिंग होता है तो इसको कैरेक्टर्स बोलते हैं। फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग में आपका नेम आता है, सिटी आता है, स्टेट आता है, तो ये सब फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग कहलाते हैं। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग में कई सारे आते हैं जैसे डेट, टाइम, मनी। तो ये सब जो है डोमेन कंस्ट्रेंट्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था की कंस्ट्रेंट्स। की कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, हमेशा हम लोग किसी न किसी की में जो है हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, और हमेशा ये जो की होता है वो यूनिक भी हो सकता है। तो इन की कंस्ट्रेंट टू टपल्स कैन नॉट हैव द सेम कॉम्बिनेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि दो अलग अलग टपल में सेम कॉम्बिनेशंस ऑफ वैल्यूज नहीं हो सकते हैं। एक ही वैल्यू दो का अलग अलग में नहीं हो सकता है, और अगर होगा तो उसमें की नहीं लग पाएगा, उसमें की नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है वैल्यूज फॉर देयर एट्रीब्यूट्स यूजुअली देयर आर अदर सबसेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन स्कीमा। तो इसमें कई सारे ऐसे अदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। इसमें आगे देखिए, आर विथ द प्रॉपर्टी दैट नो टू टपल्स इन एनी रिलेशन आर, मतलब ये स्मॉल आर है, ऑफ आर शुड हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज। तो ये साफ साफ कहता है कि जो आर होगा वो आर प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी दो टपल में जो है, किसी भी रिलेशन स्कीमा में, किसी भी रिलेशन में आर का जो एट्रीब्यूट है उसके दो अलग अलग एट्रीब्यूट के दो सेम वैल्यूज नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें ये समझना होगा कि ये की था, तो ये की जो है कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और पार्शियल की, है ना। तो अब सुपर की के बारे में समझते हैं। अ सुपर की क्या है? अ सुपर की इज अ रिलेशन स्कीमा आर such that a1 a2 an is a set of attributes. S is a subset of R with the property that no two tuples T1 and T2 in any legal relation state R of R will have T1s and T2s। तो ये अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या है, ये कैसे होता है।
तो ये देखिए यहाँ पर सुपर की है, सुपर की में क्या हो रहा है कि सुपर की हम लोग उसी को कहते हैं कि अगर कोई रिलेशन है आर, अगर कोई आर रिलेशन है जिसका की A1 A2 AN उसके एलिमेंट्स हैं, मतलब उसका जो एट्रीब्यूट्स है वो A1 A2 AN तक है, जिस तो उसमें क्या होगा कि हमेशा जो आपका सुपर की है वो किसी न किसी आर के अंदर होगा। ऑब्वियसली जब एट्रीब्यूट इसमें है तो सुपर की भी इसी के अंदर होगा, तो एस विल बी ऑलवेज अ सबसेट ऑफ आर। ये वेरी ट्रू। विथ द प्रॉपर्टी दैट नो टू टपल्स, अब इसमें एक प्रॉपर्टी ये लगाना है कि भैया जो दो टपल है, टपल का मतलब रो होता है, तो जो दो रो है जैसे T1 और T2 दो रो है, तो उसका कोई एलिमेंट in any legal relation, a state R of R will have T1s is equal to T2s। कहने का मतलब कि जो आपका रिलेशन है, लीगल रिलेशन, वो R किसी भी R के लिए T1s इज इक्वल टू T2s हो सकता है। कहने का मतलब स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से काफी ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है जो कि लिखा जाता है और आपको डेफिनेशन ऐसे ही लिखना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप उसको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में कर दीजिएगा जिससे कि अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ये बहुत बड़ी पॉइंट है, बहुत बड़ा चीज है डीबीएमएस में, कि खुद से डेफिनेशंस चेंज ना करें। जो डेफिनेशन दिया गया है किताबों में उसी को ध्यान रखें, उसी को पढ़ें और उसी को समझें और उसी को लिखें। क्यों ये जरूरी है कि थोड़ा सा भी आप अगर उसमें चेंजेस करेंगे तो इट मीन्स अ लॉट, उसमें पूरी चीजें बदल जाएंगी। तो यहाँ पर जो डाला गया है स्टूडेंट सीरियल नंबर, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट, डिग्री, ईयर, तो इज अ रिलेशन स्कीमा। ये क्या है? एक रिलेशनल स्कीमा है। तो स्टूडेंट के अंदर जो आने वाला है सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम है, सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम और डिपार्टमेंट है, उसी तरीके से सीरियल नेम, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट, डिग्री और ईयर भी है। तो ये क्या है? एक रिलेशनल स्कीमा दिखाया गया है आर के लिए। ठीक है, इसमें ध्यान रखना ये है कि कोई भी आपका देखिएगा कि जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम सब अलग अलग होगा, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और डिपार्टमेंट ये अलग अलग होगा। तो यहाँ पर ये जो कहता है कि T1s इज इक्वल टू T2s, हाउ इट इज पॉसिबल? तो T1s और T2s दोनों अलग, दोनों जो है इक्वल है। क्यों इक्वल है ये ध्यान में रखना है कि क्यों इक्वल है। तो T1s मतलब टप्पल 1 एंड S इज व्हाट? सुपर की। तो जो टप्पल 1 का सुपर की है वो टप्पल 2 का सुपर की हो सकता है। मतलब टप्पल 1 में जो सुपर की बना है वो टप्पल 2 का सुपर की हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसमें जो हमने एस नेम लगाया या डिपार्टमेंट लगाया या उसका जो नेम है वो अलग होगा। मतलब एक टपल में जो स्टूडेंट नेम है वो अलग होगा, दूसरे टपल में T2 है मतलब दूसरा टपल में ये स्टूडेंट का नेम अलग अलग होगा, इसलिए उसमें दोनों में सुपर की लगाया जा सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। यहाँ पर दूसरा चीज है की क्या होता है वो ध्यान में रखिएगा। अ की के ऑफ रिलेशन स्कीमा आर इज अ सुपर की ऑफ आर। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक की को हम लोग के से डिनोट कर रहे हैं किसी भी रिलेशनल स्कीमा आर में, इज द सुपर की ऑफ आर। तो वो की जो है सुपर की आर का हो सकता है विथ द एडिशनल प्रॉपर्टी, उसके अंदर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी अगर हो तो वो की जो है पूरे रिलेशनल स्कीमा का सुपर की हो सकता है। दैट इज रिमूविंग एनी एट्रीब्यूट्स, मतलब इसका मतलब एडिशनल प्रॉपर्टी ऐसा होगा विच विल रिमूव द एट्रीब्यूट ए फ्रॉम के। कहने का मतलब कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होंगे जो एडिशनल प्रॉपर्टी रखते होंगे, और वो एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है? दैट रिमूविंग एनी एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट को हटा सकते हो जो कि अगर ए है और उसमें के से उसको अगर हटाना है, मतलब उसको अगर की से हटाना है तो उसको हटा सकते हैं। तो ये आपका की होता है, याद रखिएगा ये की इंपॉर्टेंट है।
लीव्स अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के, तो अगर के अंदर में से किसी एट्रीब्यूट को हम निकाल भी देते हैं तो तब भी उसके अंदर कई सारे की हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि के इज अ सेट ऑफ की, है ना। तो अ की इज अ सेट ऑफ की, तो इसमें से जो है अगर हटा भी देते हैं तो दैट इज नॉट, तो ये इसमें से हटा तो दिया जाएगा लेकिन दैट इज नॉट अ सुपर की, क्योंकि उसमें से पहले से की हटा दिया गया है, तो जो बचेगा वो कोई जरूरी नहीं है कि सुपर की होगा। हेंस द की इज अ मिनिमल सुपर की, इसलिए कहा जाता है कि जो की है वो मिनिमल सुपर की होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि मिनिमल सुपर की क्या है। तो मिनिमल सुपर की वो की होता है जिसमें कि कोई भी की के रिलेशन के, अ की के ऑफ रिलेशनल स्कीमा आर इज अ सुपर की ऑफ आर। हमेशा समझिएगा कि जो की के है, ये जो के है की उस रिलेशन स्कीमा आर में है, विच इज अ सुपर की। वो क्या है? एक सुपर की है। किसका सुपर की है? आर का सुपर की है। विथ द एडिशनल प्रॉपर्टी दैट रिमूविंग एनी एट्रीब्यूट, ऐसा एडिशनल प्रॉपर्टी है जो कि रिमूव करेगा किसी भी एट्रीब्यूट में फ्रॉम के। एट्रीब्यूट ए को हटाएगा, किससे हटाएगा? के से हटाएगा। लीव्स अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के, वो जो है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के में से उसको हटाया जा सकता है। तो जब हटा दिया जाएगा तो दैट की विल नॉट बी अ सुपर की ऑफ आर, तब जो है वो जब हट जाएगा, क्योंकि की के अंदर से हट गया, तो वो सुपर की का कैसे हो सकता है? आर का सुपर की तो नहीं हो सकता है। तो हेंस द की इज मिनिमल सुपर की, इसीलिए इसको कहते हैं मिनिमल सुपर की। ठीक है। नेक्स्ट इज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है? रिलेशनल स्कीमा में हैव मोर देन वन की, एक की से अधिक की जो है किसी भी रिलेशनल स्कीमा में हो सकता है। और रिलेशनल स्कीमा में हैव मोर देन वन की, इन दिस केस ईच ऑफ दीज की इज कॉल्ड कैंडिडेट। तो किसी भी रिलेशनल स्कीमा में अगर एक से ज्यादा की होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हर एक की को हम लोग कैंडिडेट की कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? किसी भी कैंडिडेट की को, बहुत सारे की हैं, सारे के सारे कैंडिडेट की हैं, तो वन ऑफ द कैंडिडेट की इज डेजिग्नेटेड एज प्राइमरी की, तो उसमें से कई सारे की में से किसी एक को प्राइमरी की कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? दिस कैंडिडेट की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई टपल्स इन द रिलेशन, इसलिए उसको प्राइमरी की किया जा सकता है क्योंकि वो की सबसे भिन्न होता है, किसी भी की से मैच नहीं होता, और वो एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को पैदा कर सकता है, इसीलिए जो है प्राइमरी की बनाया जा सकता है किसी भी कैंडिडेट की को। ठीक है। नेक्स्ट इज पार्शियल की। कुछ ऐसे वीक एंटिटी होते हैं, यहाँ पे देखिए, अ वीक एंटिटी टाइप नॉर्मली हैज पार्शियल कीज। वीक एंटिटी टाइप जो है उसको कहते हैं पार्शियल की। अ वीक एंटिटी टाइप नॉर्मली हैज पार्शियल की विच इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे नॉर्मली जो है पार्शियल कीज होते हैं किसी भी एंटिटी में। अब समझिएगा, वीक एंटिटी, वीक एंटिटी का मतलब क्या होता है? वैसे एंटिटी जो कि वीक हैं, जिनका कि एट्रीब्यूट्स जो है वो बहुत सारा एक ही जैसा एट्रीब्यूट है, तो उसको कहते हैं वीक एंटिटी, है ना। तो द टाइप ऑफ नॉर्मली हैज पार्शियल की, तो जो वीक एंटिटी होंगे उसी के पास पार्शियल की भी होगा। विच इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो कि ऐसे एट्रीब्यूट्स के सेट होंगे उसमें दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। वीक एंटिटीज आर रिलेटेड टू सम ओनर एंटिटीज, तो ये जो है ओनर एंटिटीज का ये वीक एंटिटी पार्ट होता है। जैसे कि आपका कोई डिपेंडेंट नेम हुआ, तो अगर कोई डिपेंडेंट नेम है, जैसे आप समझिए कि नेम है,
तो आप वीक एंटिटी कब बनेगा, जब आप डालते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट आपका क्या है, स्टूडेंट एक एंटिटी है। तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट्स, स्टूडेंट एड्रेस, ये सब उसके एट्रीब्यूट हैं, राइट। लेकिन जो स्टूडेंट नेम है दैट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, वो सब डिवाइड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट का नेम पूरा अच्छे से पता नहीं चल रहा है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट का नेम फर्दर सब डिवाइड कर दिया जा सकता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम में। तो जब वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे डिपेंडेंट हो गया, जो आपका स्टूडेंट नेम है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे डिपेंडेंट हो गया, तो वो क्या होगा, वो पार्शियल की में कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो एंटिटी है, जो स्टूडेंट एंटिटी है, वो वीक हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी डिपेंडेंसी बहुत चीजों पर हो गई है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कीज जो आपको पढ़ने हैं, है ना। इसके आगे जो आपको पढ़ना है वो है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। आपने देखा होगा कि कंस्ट्रेंट्स जब मैंने बताया था, यहाँ डोमेन कंस्ट्रेंट था, की कंस्ट्रेंट्स था, तो की के बारे में हम लोगों ने सब कुछ जान लिया है। अब यहाँ पर है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, तो हम लोग अब थर्ड वाले पॉइंट में आ गए। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर those constraints it states that no primary key value can be null। ये कहता क्या है कि कोई भी अगर प्राइमरी की बना दिया गया तो उसको नल नहीं हो सकता, मतलब प्राइमरी की नेवर कैन बी नल। तो इट इज अ काइंड ऑफ रूल विच हैज बीन पुट। तो इंटीग्रिटी कंस्टेंट तभी होगा जब किसी भी रूप में आपका जो प्राइमरी की है उसके वैल्यू जो है वो नल नहीं होगा, है ना। दैट प्राइमरी की वैल्यू कैन बी नल। This is because the primary key value is used to identify individual tuples in a relation. So it states that no primary key value can be null. This is because the primary key value is used to identify individual tuples in a relation. तो ये इसलिए है ताकि आपका जो प्राइमरी की है दैट वैल्यू इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल टपल्स। तो वो इंडिविजुअल टपल्स के रूप में हम लोग देखते हैं। दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल टपल्स इन अ रिलेशन। तो कई बार जो है जो डिफरेंट इंडिविजुअल टपल्स हैं, मतलब अलग अलग रोज जो हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग जो है इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगाते हैं, प्राइमरी की लगाते हैं, और प्राइमरी की को ही हम लोग नल रखेंगे तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पे आपका एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट इसी को कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, जो कि आपका अलग है। यहाँ पे देखिएगा फोर्थ पॉइंट है पहले आपका वाले पेज में, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वीडियोस, तभी आपको जाकर के समझ में आने वाला है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक कंस्ट्रेंट्स क्या है, आपका इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो ये सब चीजों को बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार बता दिया तो आप समझ गए और आपका हो गया, नहीं। यू विल हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या है, कंस्ट्रेंट्स आर स्पेसिफाइड बिटवीन टू रिलेशंस। कंस्ट्रेंट्स क्या किस पर लगाया जाता है, दो पर्टिकुलर दो या दो से अधिक जो हमारे पास रिलेशंस होते हैं उस पर हम लोग कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। क्यों कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, क्योंकि जब रिलेशंस बनेंगे तो वो रिलेशन एक दूसरे को किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। तो जब अगर रिलेशन यूटिलाइज करने लगेगा तो विदाउट परमिशंस नहीं होने चाहिए। तो परमिशंस लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। तो constraints are specified between two relations and is used to maintain the consistency among the tuples of two relations। मतलब दो या दो से अधिक जो टपल आपके पास हैं, उस टपल के जो रिलेशनशिप है उसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए, उस रिलेशन को हमेशा बरकरार रखने के लिए हम लोग कंस्ट्रेंट्स का प्रयोग करते हैं।
Informally, the referential integrity constraint states that a tuple in a relation that refers to any other relation must refer to an existing tuple in that relation. तो कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है उस किसी भी टपल में अगर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो उसका रिलेशनशिप किसी और भी टेबल से या किसी और भी रो से टपल से हो सकता है। तो जब भी ऐसा होगा तो उसको रेफरेंस किया जाता है। उसका एग्जांपल जब मैं दूंगा तो आप ज्यादा समझ सकोगे। एग्जांपल यहाँ पढ़िए, द एट्रीब्यूट्स डी नंबर, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय है, नेम है, एसएसएन है, बर्थ डेट है, एड्रेस है। किसका है? एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय नेम ऐसे समझिएगा कि एम्प्लॉय अगर टेबल है तो एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एसएसएन नंबर, एम्प्लॉय का बर्थ डेट, एसएसएन मतलब अभी सीरियल नंबर समझिए इसको, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का सेक्स, एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय का डी नंबर मतलब डिपार्टमेंट नंबर, और यहाँ पे सुपर एसएसएन। तो ये सारा चीज जो है ये आपका एम्प्लॉय के बारे में कहा गया है। वहीं पर दूसरा डिपार्टमेंट है जिसमें कि डिपार्टमेंट में डी नंबर है, डी नेम है मतलब डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, मैनेजर एसएसएन और मैनेजर स्टार्ट डेट मतलब मैनेजर का कब काम करने का, जो मैनेजर का स्टार्ट डेट है कब से काम कर रहा है। तीसरा है प्रोजेक्ट जिसमें कि प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट लोकेशन है, प्रोजेक्ट का सॉरी डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करता है। तो ये जो डी नंबर है वो आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट नंबर इसमें भी है, डिपार्टमेंट नंबर इसमें इस रो में भी है, डिपार्टमेंट नंबर इस रो में भी है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, द एट्रीब्यूट्स डी नंबर ऑफ एम्प्लॉय गिव्स द डिपार्टमेंट नंबर फॉर विच ईच एम्प्लॉय वर्क्स। ये डिपार्टमेंट नंबर देता है जिसमें कि सब एम्प्लॉय काम करते हैं। हेंस इट वैल्यूज इन एवरी एम्प्लॉय टपल, तो जितना भी एम्प्लॉय टपल है उसमें ये रहेगा, एम्प्लॉय से जितने भी रिलेटेड टपल्स बने हुए हैं उनमें ये रहेगा। तो ये डी नंबर मैच कर जाता है। कैसे? कई सारे टपल्स में। तो आपने देखा यहाँ पे कि एम्प्लॉय में भी डी नंबर है, डिपार्टमेंट में भी डी नंबर है और प्रोजेक्ट में भी डी नंबर है ना। तो एम्प्लॉय से पता चलता है कि उसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है। डिपार्टमेंट नंबर जब हम लोग की बनाएंगे तो डिपार्टमेंट नंबर जो है रिलेटेड है डिपार्टमेंट से, एम्प्लॉय से और प्रोजेक्ट से। तो इस तरह की चीजें रेफरेंस की जा रही हैं। मतलब ये डिपार्टमेंट नंबर जो है उसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर है और इस डिपार्टमेंट नंबर में बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट है, उसमें कोई एक नंबर है डिपार्टमेंट और वो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो ये दर्शा रहा है। तो मतलब तीन अलग अलग टपल हैं और तीनों अलग अलग टपल के जो डिपार्टमेंट नंबर है वो रेफरेंस किए जा रहे हैं। इसीलिए मतलब रेफरेंस मतलब रेफर करना, किसी को रेफर करते हैं ना हम लोग, तो भैया हमने एक अच्छा डॉक्टर से दिखाया है तो हमें अगर पता है तो हम दूसरे को भी रेफर कर देंगे कि भैया उस डॉक्टर के यहाँ जाओ। तो वही है, यहाँ पे एम्प्लॉय है, उसका डिपार्टमेंट नंबर है और वो डिपार्टमेंट नंबर दूसरे डिपार्टमेंट नंबर से भी एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर ही डिपार्टमेंट नंबर होगा और कोई ना कोई एम्प्लॉय तो उस डिपार्टमेंट नंबर से एसोसिएटेड होगा ही होगा। कोई ना कोई एम्प्लॉय जो है प्रोजेक्ट किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा होगा तो वो प्रोजेक्ट किसी न किसी डिपार्टमेंट नंबर के अंदर आएगा। तो दिस इज बेसिकली हैपनिंग इन अ प्लेस। तो वही चीज यहाँ पर है कि कुछ और भी चीजें हैं, जैसे फॉरेन की है, वहां पे रेफरेंस हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे आ गया फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होता है? तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो जब हम लोग रेफरेंस करते हैं तो वहां पे फॉरेन की का प्रयोग करते हैं। फॉरेन की क्या होता है? द कंडीशन फॉर अ फॉरेन की स्पेसिफाई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मतलब जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमने देखा वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यहाँ पे आपको नजर आएगा। अगर हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने पिछले वाले एग्जांपल में बताया कि अगर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर को हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं एम्प्लॉय से, कोई किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर किसी डिपार्टमेंट में अगर रेफर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर जो है वो एसोसिएटेड है इस डिपार्टमेंट नंबर से। तो इससे पता चल सकता है कि इसका एम्प्लॉय इसमें कौन है। तो इसीलिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी काम में आता है। क्यों? क्योंकि इट कैन बी, अगर तीनों अलग अलग हैं
तो इस डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यही की ऐसा की है जो कि इस डिपार्टमेंट नंबर में तो है ही, दूसरे किसी टपल में भी वही डिपार्टमेंट नंबर है, तीसरे किसी टपल में भी वही डिपार्टमेंट नंबर है। तो इसको हम लोग रेफरेंस कर सकते हैं, तो इसको हम लोग फॉरेन की का रूप देते हैं, फॉरेन की कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब डिफाइन जो किया गया है वो देखिए, the condition of a foreign key specify a referential integrity constraint between the two relation schema R1 and R2. Set of attributes Fk जो कि foreign की है, a set of attributes Fk foreign की in a relation schema R1. अब कोई रिलेशन R1 है, उसमें आपका ये फॉरेन की दिया हुआ है, इज अ फॉरेन की ऑफ R1। तो ये क्या होगा, R1 में अगर फॉरेन की डिफाइन किया गया है तो वो R1 और R2 दोनों में ही होगा, तो वो फॉरेन की कहलाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया है कि द टू रिलेशनल स्कीमा R1 एंड R2, दो अलग अलग रिलेशनल स्कीमा है, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉरेन की इन रिलेशन R1, या R1 जो है इज अ फॉरेन की ऑफ R2। यहाँ पे ये गलती से हो गया, ये R2 पढ़िएगा आप लोग, ये R2 है, गलती से लिख गया है, ये R2 होना चाहिए। इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू रूल्स, तो ये जब दो रूल को सेटिस्फाई करेगा तभी वो फॉरेन की बनेगा। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है डिफाइन फॉरेन की, तो आपको ये तो पूरा लिखना ही होगा और साथ साथ आपको ये दोनों भी लिखना होगा। The attributes in FK, मतलब जो attributes foreign key में हैं, have the same domain as the primary key attribute, तो वो वही डोमेन होंगे जो प्राइमरी की में है। ठीक है, ऑफ द अनदर रिलेशन इन स्कीमा R1। तो क्या जरूरी है, सबसे पहला काम यह है कि फॉरेन की हम लोग उसी को बनाएंगे जो कि वो उसी डोमेन का होगा जिसमें कि वो प्राइमरी की एट्रीब्यूट में एग्जिस्ट करता हो, मतलब पीके, मतलब प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन स्कीमा R1। द एट्रीब्यूट्स Fk जो कि फॉरेन की है, द एट्रीब्यूट्स Fk आर सेड टू रेफरेंस और रेफर्ड टू द रिलेशन R2। तो ये जो है उसी पर्टिकुलर जो आपका फॉरेन की है उसी को रेफर कर दिया जाता है R2 में, तो वो एक फॉरेन की बन जाता है। अ वैल्यू ऑफ Fk, तो ये एक पहला रूल हुआ ये, है ना। अब दूसरा रूल, अ वैल्यू ऑफ फॉरेन की, अ वैल्यू ऑफ फॉरेन की इन अ टपल T1 of R1 either occurs as a value of pk, कहने का मतलब a value of fk in a tuple T1 or R1 either occur as a value of pk or some other tuple T2 in R2। कहने का मतलब कि जो आपका फॉरेन की है वो R1 में अगर है, मतलब किसी रिलेशन स्कीमा R1 में है, तो वो जो अकर होगा वो दैट विल बी अकरिंग एज अ वैल्यू ऑफ pk, दैट इज प्राइमरी की, फॉर सम टपल T2 इन रिलेशन। तो वही T1 जो है वो R1 में है और T2 जो है वो R2 में है, और इज नल, और इज नल। इन द फॉर्मर केस वी हैव T1 इज इक्वल टू T2, मतलब T1 का जो प्राइमरी की है वही T2 का फॉरेन की होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, T1 PK इज इक्वल टू T2 FK, है ना। तो ये जो T1 प्राइमरी के है वही T2 का फॉरेन की होगा, मतलब टपल 1 और टपल 2। एंड वी से दैट टपल 1 T1 रेफरेंसेस और रेफर टू टपल 2, तो टपल 1 टपल 2 से रिलेटेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कीज, सारे कीज मैंने खत्म कर दिए हैं। फॉरेन की क्या होता है, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट कीज, आपका मिनिमल सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, पार्शियल की, सुपर की, सब मैंने खत्म कर दिया है आज। और इसी के साथ आपका जो 4th यूनिट है वो खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो 5th यूनिट है, जो कि आपका रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस में घुसेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जितना भी चीज मैंने अभी तक पढ़ाया है
प्लीज 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 उसको बार बार पढ़ें, ध्यान में देखें, इस नोट्स को लिखें, नोट्स को बार बार पढ़ें। DBMS इज रियली अ पेपर जिसमें कि आपको बहुत एफर्ट डालने होंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे यार बहुत आसान है, कर लेंगे, हो जाएगा, तो दे आर मिस्टेकन। इतना आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। आसान बनाने के लिए किसी भी चीज को मेहनत करना पड़ता है। तो यूनिट 4 जो है वो आप लोग, मेरी ये, अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो भी मेरी ये गुजारिश है कि बार बार इसको पढ़िए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कॉन्सेप्ट्स है इसमें। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप लोगों को बार बार समझ में आए। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और इसको आप लोग जो है नोट्स में डाल लीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे, होप यू आर स्टडीइंग वेल, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।